कुछ भी तो नहीं बदला, तब फिर क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी कहीं भी अपनी जगह पर नहीं। कितनी सारी जिंदगियों में कितनी सारी जगह घेरे था वह, क्या वहां केवल सन्नाटा रहेगा? जो अकेला 10 आदमियों के बराबर था, 10 जिंदगियों की चहल पहल और बेचैनी जिसके भीतर थी, जो सबका था, सिर्फ अपना नहीं था। और सबका भी कुछ इस तरह कि हर एक को वह नितांत अपना, हाँ, नितांत अपने ही हृदय की बात, अपने ही हृदय का भेदिया, अपने ही अंतःकरण की आवाज सरीखा लगता था। उसकी जगह अब भला कौन भर सकता है? अभी कल ही तो वह यहाँ इसी जगह इसी बिस्तरे पर मुझसे मुखातिब था। कितना बकाया था उसने मुझे, कितने कुतूहल से भरा हुआ। और फिर भी अचानक फिर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुपचाप महज श्रोता बना, जो कि उसके स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल था। चुपचाप रहना क्यों? महज इसलिए कि मैंने वार्ड में घुसते ही उसे सख्त ताकीद कर दी थी कि आज तुम बोलोगे नहीं बिल्कुल नवीन, बस सुनोगे मुझे। इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा व्यतिक्रम वह झेल कैसे गया चुपचाप? क्या तभी मुझे खटका नहीं हो जाना चाहिए था? मगर कैसे होता जब रात दिन उसकी निगरानी कर रहे चिकित्सकों तक को आसन्न खतरे की आहट नहीं मिल पाई, तो मुझे या किसी को भी कैसे मिल जाती? आवाहयामी, मैं आवाहन कर रहा हूं। किसका? तुम्हारा ही न नवीन, जिसका सारा जीवन कर्म एक अथक आवाहन ही तो था। मनुष्य की मनुष्यता का, उसके सारे ऊंच नीच गड्ढों और शिखरों को इकट्ठा आवाहन। कवि कर्म यों भी एक कवि के लिए यह निरंतर अथक आवाहन ही नहीं तो और क्या है। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। यह हमारी हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना था। किंतु स्वयं कविता की, कवित्व की, कवि कर्म की रक्षा का काम, वह काम कौन करेगा जिसकी चिंता हमारे राष्ट्र कवि को भी भारत भारती लिखते हुए लगातार व्याप रही है? क्या ऐसा नहीं लगता कि आज के कवि को नए सिरे से यह सवाल पूछना है, नए सिरे से उस सवाल का जवाब भी स्वयं अपने कवि कर्म से ही गढ़ना है कि किसी भी जाति अथवा देश या समाज के लिए आखिर इस कवि नामधारी जीव की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है? नवीन, क्यों मुझे तुम्हारी ही आवाज सब आवाजों के आर पार सुनाई दे रही है इस वक्त, इस मर्मांतक क्षण में? क्या कह रहे हो तुम? क्या मेरे अलावा भी किसी को तुम्हारी यह आवाज सुनाई पड़ रही है? हाय, मुझे इस कितने सुंदर बाजार से नफरत है, नफरत है। शिष्ट हैं दुकानदार, मितभाषी खरीदार, उजली प्रसन्न वदन आकृतियां। मन होता पूरे उजाले पर थूक दूं, कर दूं अंधेरा, ये चिचियाते भागे सब, लय टूटे, धरती को फाड़ दूं। कैसा उजाला है यह, जिस पर यह कवि नवीन सागर थूक देना चाहता है। लय टूटे, तुम यह क्या कह रहे हो नवीन? हम तो सुनते आए हैं कवि से कि कवि का तो काम ही चीजों की लय मिलाना है। जिस बाजार की चहल पहल को तुम्हारी यह कविता
दर्ज कर रही है लगातार, उसमें वह कौन सा ऐसा अनिष्टकारी मामला है जो कि तुम्हारी कवि सुलभ लयात्मक संवेदना को तुम्हारी मनुष्यता की ही तरह मर्माहत कर रहा है इस तरह। तभी न तुम्हारी यह कविता उसे तोड़ने फोड़ने की बात कर रही है। फिर से इस मनुष्य नामधारी जीव और उसकी सारी चीजों की लय बिठाने, लय मिलाने की खातिर। नवीन, सुन रहे हो? मुझे याद आ रही है बेसाख्ता तुम्हारे इसी संग्रह की एक दूसरी कविता। क्या कह रही है वह इसी सिलसिले में? याद है तुम्हें? युग के मुहावरे में नहीं रहा। तुम्हारी आवाज है ना ये। युग के मुहावरे में नहीं रहा। जानकार बोले कैसे चले आए कविता में? केवल मुहावरा जानकार लोगों की गहरी निगरानी में कविता का रूप धरे निकला तो जानकार बोले, हाँ तुम अब हो कविता में। हाँ, कुछ भी तो नहीं बदला। तब फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी कहीं भी अपनी जगह नहीं? कितनी सारी जिंदगियों में कितनी सारी जगह घेरे था वह। क्या अब वहां केवल सन्नाटा रहेगा जो अकेला 10, 20, 50 के बराबर था? 10, 20, 50, 100 सैकड़ों जिंदगियों की चहल पहल और बेचैनी जिसके भीतर थी, जो सबका था, सिर्फ अपना नहीं था। और सबका भी कुछ इस तरह था कि हरेक को वह नितांत अपना, हाँ नितांत अपने ही हृदय की बात, अपने ही मन का भेदिया और अपने ही अंतःकरण की आवाज सरीखा लगता था। उसकी जगह भला कौन भर सकता है? अभी कल ही तो वह यहाँ इसी जगह इसी बिस्तरे पर मुझसे मुखातिब था। कितना बकाया था उसने मुझे, कितने कुतूहल से भरा हुआ। और फिर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुपचाप महज श्रोता बना, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल ही उलट था, प्रतिकूल था। महज इसलिए कि मैंने वार्ड में घुसते ही उसे सख्त ताकीद कर दी थी कि आज वह बोलेगा नहीं, बिल्कुल बस सुनेगा मुझे। इतना बड़ा व्यतिक्रम वह कैसे झेल गया चुपचाप? क्या तभी मुझे खटका नहीं हो जाना चाहिए था? मगर कैसे होता जब रात दिन उसकी निगरानी कर रहे डॉक्टरों तक को आसन्न खतरे की उस तरह आहट नहीं मिल पाई, तो मुझे या किसी को भी कैसे मिलती? कैसा सोया पड़ा है, वैसी ही शांत निरुद्विग्न मुख मुद्रा। इधर जब भी मैं उसके घर जाता वह सोया ही मिलता था, लेटा ही मिलता था। तो क्या सांस लेना भूल गया एकाएक? मेरा बायां हाथ उसके माथे पर है, दाई हथेली नाक के आगे। नो 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 लाइफ। Why should a dog, a horse, a rat have life? And thou no breath at all. कोई चीख पड़ा है मेरे भीतर ही भीतर, मगर तुरंत ही उस चीख को जहां का तहां बर्फ की तरह जमा देती एक दूसरी आवाज फुसफुसाने लगी है कानों में। मैं मरूंगा सुखी, मैं मरूंगा सुखी, क्योंकि मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं। किसकी आवाज है यह जो मौका बेमौका कुछ नहीं देखती और इस तरह मेरे सिर पर चढ़ के बोल रही है?
लगता है शरीर से अति सूक्ष्म आवेग थरथराते हुए बाहर निकल रहे हैं। वो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है। सबको मौन मानो बुला रहा है। मोहक। यहाँ कैसी शांति छाई है। दुनिया का ऐसा छोर जहाँ किसी की आवाजाही नहीं है। क्या सचमुच? अरे यह तो तुम्हारी कहानी की आवाज है। हाँ नवीन, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी ही, जिसका शीर्षक क्या था? सेना का ट्रक। कैसे शांति है यह? कहानी कहती है तुम्हारी। कैसी शांति है यह? दिन रात लोग मारे जाते हैं, दिन रात बचता हूँ, बचते बचते थक गया हूँ। ये तुम्हारी ही एक कविता की आरंभ पंक्तियां ही न है? और भी, न मार सकता हूँ न किसी के लिए मर सकता हूँ। विकल्प नहीं हूँ, विकल्प नहीं हूँ, इस दौर का कचरा हूँ। किसे मार दूं? मारा किससे जाऊं? जीवन बचे रहने की कला है। तो क्या वह? नहीं नहीं, तुम क्या सचमुच जानते थे नवीन कि जीवन सचमुच ही अपनी सारी असह्यता, सारी गलाजत के बावजूद कहीं बहुत गहरे में यह बचे रहने की कला भी है। साथ ही यह भी कि यह कला जीवन स्वयं हमें सिखाता है। जीवन स्वयं हमें सिखाता है उन चीजों को बचाने के लिए जो जीवन से बड़ी हैं, जीवन से भी बड़ी हैं, और जिन्हें जीवन देकर ही खरीदा जा सकता है। मगर यदि तुम यह जानते थे नवीन, तो तुमने जानते बूझते इस कला की इस कदर अवहेलना क्यों की? वह भी लगातार, विद अ वेंजियंस, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए। तुम इस पूरे दौर और उसके कचरे की भी सबसे प्रामाणिक पहचान रखने वाले और उस पहचान को जीवित कविता में रूपांतरित करने वाले बिरले कवियों में थे। और विकल्प क्या होता है, क्यों होता है, इसकी भी जैसी जानकारी, भीतरी जानकारी और परख तुमको थी नवीन, वैसी और कहाँ मिलेगी? तुम ही बताओ ना। मैं तो नहीं जानता, मैं नहीं जानता। मैं यह भी नहीं जानता नवीन कि कविता संग्रहों की कोसी बाढ़ के इस दौर में एक तुम्हारा ही पहला संग्रह छपने में इस कदर विलंब क्यों हुआ। और जब आखिरकार तुम्हारा वह इकलौता संग्रह, अभी तक का इकलौता, वैसे तो उसके बाद 3 कविता संग्रह तुम्हारे जाने के बाद छप करके आए, वो तुम्हारा इकलौता संग्रह जो है नींद से लंबी रात, जब छपकर आया तो ऐसा अजूबा भी कैसे घटित हो गया कि वही परिवेश जानकार लोगों का जो अभी कल तक सबसे ज्यादा उत्सुक उदग्र दिखाई देता था तुम्हारे कवि कर्म के प्रति, वही परिवेश जिंदा लोगों का, वही कैसे अचानक इस दौर और उसके कचरे के तुमुल कोलाहल कलह के बीच इतना वज्र बधिर हो गया कि कुछ नहीं सुन सका। तुम्हारी आवाज तुम्हारे पहले इस कविता संग्रह के आने को कायदे से दर्ज भी नहीं कर सका। यह एक रहस्य है, यह एक रहस्य है। पर इस घटना के प्रति तुम्हारी पूरी उपेक्षा, निरपेक्षता, अकुंठ अनासक्ति तुम्हारे सरीखे दुर्दांत जीवन आसक्ति वाले कवि के लिए क्या उससे भी बड़ा आश्चर्य नहीं?
उससे भी बड़ा रहस्य नहीं। तुम्हारे जैसा स्नायविक और अति संवेदनशील व्यक्ति आखिर किस स्रोत से जुटाता रहा, किस स्रोत से जुटा रहा ऐसी बेपरवाह, ऐसी निर्मल शक्ति? क्या उसी स्रोत से जहां से तुम्हें अपनी कविता मिला करती थी लगातार? कितना लिखा है तुमने, यह मेरा या किसी का नहीं, खुद तुम्हारी ही कविता का तो कहना है ना। याद है तुम्हें अपनी ही बात, क्या कि कविता हिकमत से नहीं आती, किस्मत से नहीं आती, खिदमत से तो आती ही नहीं है। साथ में यह भी कि कविता नहले से नहीं आती, दहले से भी नहीं आती, पहले से तो आती ही नहीं है। नवीन, क्या यह यूं ही था कि अपनी इस कविता का नाम भी तुमने कवि मित्र से निवेदन ही रखा? क्यों? दूसरों पर पैसा या वक्त खर्च करने वाले तो बहुतेरे मिल जाते हैं, मगर खुद अपने आप को इस बेदर्दी से लुटाने वाले बिरलों में भी बिरले ही होते हैं। मैं कहता नवीन तुमसे, नवीन कुछ बुनियादी गड़बड़ जरूर है भैया। जीवन जिन शर्तों पर हमें दिया गया है उन्हीं में कुछ एक बुनियादी गड़बड़ है। क्या कि आदमी जीवन की पूर्णता को और रचना की पूर्णता को, दोनों को इकट्ठा एक साथ साध ले, साधता रहे, ऐसा तो बड़ा मुश्किल है, लगभग दुस्साध्य कहना चाहिए, अगर असाध्य नहीं तो। तुम समझदारी के स्तर पर तो इस कठिनाई को देख पाते थे, परंतु किसी भी तरह की कटौती अपनी भाव संवेदना में करना, अपनी भाव प्रवण जीवन की जीवंत प्रतिक्रियाओं में या कर्म में तुम्हारे लिए मानो असंभव था, स्वभाव ही नहीं था तुम्हारा। अक्सर ही गैर जरूरी उलझाओं और फसावटों को दूसरों के लिए खुद आगे बढ़कर के आमंत्रित करना तुम्हारी फितरत में था। मैं कहता भी था तुमसे, नवीन कभी नहीं कहना भी सीखो, कभी नहीं कहना भी सीखो। जीवन ऊर्जा हर आदमी की, कोई हो वो, जीवन ऊर्जा हर आदमी की अनिवार्यतया सीमित ही होती है। तो आदमी को तय करना पड़ता है कि उसकी क्या है प्रायोरिटीज। अपनी प्राथमिकताएं तय किए बगैर चलता नहीं, चलेगा भी नहीं। भाव ऊर्जा के अपव्यय से बचना ही पड़ता है, भाव ऊर्जा के अपव्यय से बचना ही पड़ता है। कर्तव्य केवल दूसरों के प्रति ही नहीं होता, अपने प्रति, अपने सर्जक के प्रति भी होता है। क्या तुम ये नहीं जानते थे? ये कॉमन सेंस, स्पिरिचुअल कॉमन सेंस क्या तुम में नहीं था? निश्चय ही था। कर्तव्य तुम जानते थे अच्छी तरह, कर्तव्य केवल अन्य के प्रति ही नहीं होता, अपने प्रति, अपने सर्जक के प्रति भी होता है, अनिवार्य कर्तव्य। तुम यह जानते नहीं थे सो बात तो नहीं थी, पर जानते बूझते फंसते थे।
कभी कभी अनावश्यक रूप से भी उलझते थे। मन ही मन कहीं न कहीं तुम जानते तो होगे कि ऐसे उलझाओं का कभी कोई अंत नहीं होता। हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम पात्र अपात्र, समय असमय जैसे भेद तुम्हारे लिए अप्रासंगिक ही रहे आए। कॉमन सेंस जो बताती है उस पर भी अमल करने की निर्ममता तुमसे नहीं सधी कभी। क्या यही मान लेना होगा नवीन कि हमारे सारे संकल्प सब के सब धरे ही रह जाते हैं अपने स्वभाव के आगे। वो कहा है ना, संस्कृत में वो बड़ा मशहूर मुहावरा है ना, स्वभावो मूर्धनि वर्तते। आदमी का स्वभाव उसकी खोपड़ी पर चढ़ करके बैठता है, बोलता है और उससे वो कराता है जो उसका कॉमन सेंस या सांसारिक बुद्धि विवेक जिसे करने से मन, जहां तक जाने से मना करता है, उसको पर ध्यान ही नहीं देता। स्वभावो मूर्धनि वर्तते। तुम पर ये बिल्कुल 100% फिट बैठने वाला जुमला है। खाली लोकोक्ति नहीं है, खाली एक किसी कवि के द्वारा लिख दी गई सूक्ति भर रही है, कटु यथार्थ है जीवन का। कितना व्यर्थ लगता है, कितना अनर्गल लगता है नवीन यह सोचना अब, जबकि तुम नहीं हो। तो यही कह ले, यही मान ले, यही मानकर अपने को सांत्वना दे लें कि आफ्टर लाइफ फिटफुल फीवर ही स्लीप्स वेल। जीवन रूपी ज्वर से उसके चूड़ांत भोग लेने के बाद अब वो शांति से आराम कर रहा है, सो रहा है। फिर तुम्हारी कविता ही बेसाख्ता याद आ रही है, ऐसे मौके पर भी, इस प्रसंग पर भी। किस कदर घनिष्ठ है, किस कदर एक जान है तुम्हारी कविता नवीन, तुम्हारे जीवन से जिसके हम क्षण प्रति क्षण साक्षी रहे हैं, मेरे जैसे असंख्य लोग। किस कदर घनिष्ठ और एक जान है तुम्हारी कविता, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी व्यक्तित्व से, कि दोनों को कोई चाहे भी तो अलग नहीं कर सकता। यह तुम्हारी ही कविता तो कह रही है, तुम ही तो कह रहे हो, मेरी मृत्यु से बना है मेरा जीवन, मेरी मृत्यु से बना है मेरा जीवन, मेरे न होने से मेरा होना बना है। सच में अब जब तुम सचमुच विदेह हो गए हो तो ये पंक्तियां कुछ और ही तरह से बोलने लगी हैं मुझसे, कुछ और ही तरह से, जैसे तब नहीं बोली थी जब तुमने इन पंक्तियों को रचा था और रचने के बाद तुरंत मुझी को सुनाया था। तुम्ही से सुनी थी मैंने ये बात, ये पंक्तियां। सच में अब तो यही कहना पड़ेगा नवीन कि तुम कुछ ज्यादा ही कवि थे, लिखने में ही नहीं, जीने में भी। मेरी मृत्यु से बना है मेरा जीवन, किसने कहा है ये? कितना भयानक सच है ये तुम्हारे बारे में, जैसा कि हम तुम्हें जानते रहे बरसों तक। मेरी मृत्यु से बना है मेरा जीवन।
तुम्हारे लिए नवीन जीवन का सबसे तीखा स्वाद यही तो था। सबसे जबरदस्त, सबसे तीखा स्वाद जीवन का क्या? यही, दूसरों के लिए अपने को अंधाधुंध खर्च करना। दूसरे के माध्यम से ही तुम्हें अनन्यता की अनुभूति होती थी। दूसरा तुम्हारे लिए उस तरह दूसरा होता ही कहाँ था। वह तो तुम्हें अपनी ही एक कला की तरह लगता था। अन्य के माध्यम से ही तुम्हें अनन्यता की अनुभूति होती होगी क्या? होती थी। हमने देखा है, तुम्हें जानने वालों ने निरंतर इस सच्चाई को देखा है, अनुभव किया है। अन्य के माध्यम से ही तुम्हें अनन्यता की अनुभूति होती थी। दूसरा तुम्हारे लिए दूसरा उस तरह होता ही कब था? होता ही कहाँ था? वह तो तुम्हारी अपनी ही एक कला की तरह था। सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से। इसमें परहित की या परोपकार की जैसी बात ही कहाँ थी? ऐसा सवाल ही कहाँ उठता था? ऐसे टेम्परामेंट, ऐसे स्वभाव के आदमी के लिए तभी तो तुम उस दूसरे के परिवार और मित्र मंडली के भी हर सदस्य के साथ अपना निहायत ही विशिष्ट, विलक्षण, गहरा संबंध रच सकते थे। सचमुच जी सकते थे उसे, सचमुच। हर आदमी को उसी के स्तर पर, उसी के घट में बैठ करके भेंट सकते थे। उसी के घट पे बैठकर, उससे एकात्म होकर। कहीं कोई परकाय प्रवेश जिसे कहते हैं, अनेक सिद्धियां गिनाई जाती हैं ना, एक सिद्धि परकाय प्रवेश भी हुई कि दूसरे के भीतर घुस जाना। कोई नहीं देख सकता, लेकिन तुम दूसरे के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हो। परकाय प्रवेश, ऐसी कोई सिद्धि तो हाथ नहीं लग गई थी तुम्हारे? बताओ नवीन, किस कदर अचूक हुआ करती थी, किस कदर अचूक हुआ करती थी तुम्हारी पहचान और पकड़। किसकी पहचान, किसकी पकड़? दूसरे आदमी के, दूसरे के स्वाधीन और अद्वितीय व्यक्तित्व की भी तुम्हारी पहचान, तुम्हारी पकड़। याद है? याद है वो प्रसंग जब मेरे घर में रह रहे अग्नि जी के साथ अचानक तुम आए उनसे मिलने के लिए, और अज्ञेय जी के साथ उस पहली ही भेंट में तुमने जाने कैसे भांप लिया कि उन्हें ओरछा जाने में मजा आएगा, बड़ा रस होगा उन्हें ओरछा में। तो तुमने ताबड़तोड़ उन्हें बुरी तरह ललचाया, और वे ललच भी गए, फौरन तैयार भी हो गए तुम्हारे साथ जाने के लिए, बिना किसी पूर्व बातचीत के तुरंत तैयार हो गए। लेकिन जब अचानक ठीक जाने के दिन ही तुम्हें 104 डिग्री बुखार चढ़ाया, और मैंने उनसे कहा अग्नि जी उसकी तो हालत खराब है, वो तो आ नहीं सकता, अब आपने सब वो करके रखा है, आप अकेले ही हो आइए ना, नवीन ने सारा इंतजाम करके रखा है। तो अग्नि जी अचानक कितने नाराज हो गए थे मुझ पर, कितने खफा हो गए थे। ओरछा नवीन जी के साथ जाने की बात थी, जब नवीन नहीं जा सकते तो फिर मेरे जाने का सवाल उठता कहाँ है? अजीब बात करते हैं आप।
अत्यंत खफा हो गए थे। तुम जाने कितने लोगों के राजदां थे, कितने लोगों के, सब अपने हृदय की बात जो अभी किसी से नहीं कर सकते थे, जिस समस्या का जिक्र तुमसे करते थे, तुम ही उनके राजदां थे। कितनों के ऐसे आत्मीय विश्वास पात्र जैसे उनके सगे संबंधी भी नहीं हो सकते थे। जाने कितनी जीवनियों के मर्म में सीधे प्रवेश मिला था तुम्हें। कितनों को तुमने ठीक उसी वक्त सहारा दिया जब उनके पास कोई नहीं था, तथाकथित सगे भी नहीं। अज्ञे ने कहीं लिखा है ना, ठीक से याद नहीं आ रहा इस वक्त मुझे, शायद किसी यात्रा वृत्तांत में ये आता है कि विश्वास करके ठगा जाना बेहतर है बनिस्बत पहले से दूसरे के ऊपर डाउट करके, शंका करके चलना। इससे तो ठगा जाना बेहतर है, विश्वास करके ठगा जाना बेहतर है बनिस्बत पहले से दूसरे पर अविश्वास करके चलने से। ये तो अज्ञे की उक्ति है, लेकिन इस अज्ञे की इस उक्ति का मर्म तुमसे अधिक कौन जानता था। बिल्कुल ठीक इसी अर्थ में तुम्हारे न होने से तुम्हारा होना बना था। जो तुमने लिखा है ना कविता में, वो तुमने नहीं लिखा, तुम्हारे अंतःकरण से निकली बात है। वो मेरे न होने से मेरा होना बना है। यह निगेटिव कैपेबिलिटी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, अपने को निगेट करने की, अपने को नकार कर, यह निगेटिव कैपेबिलिटी तुम में स्वभाव सिद्ध और जन्मजात थी, और उससे झगड़ने की व्यर्थता भी मेरे सामने धीरे धीरे उजागर होती गई। क्या इसीलिए मैं तुम्हें इस तरह संबोधित कर रहा हूं? कैसे तुम्हें अन्य पुरुष हो गया मान लूं? कैसे? नवीन सागर अब मेरे जीवित वर्तमान का हिस्सा नहीं है, केवल एक स्मृति शेष इकाई है। यह तथ्य है, लेकिन इस तथ्य को भी मैं कैसे तथ्य की तरह इतनी जल्दी कबूल कर लूं और उसी मुताबिक बोलूं, चालूं, जीऊं? काश कि तुमने थोड़ा अपने लिए भी जीना सीख लिया होता। काश कि तुम इतनी बेदर्दी से खुद को लुटाते नहीं फिरते। काश कि तुम्हें कम से कम 10 बरस की, 15 बरस की मोहलत स्वस्थ और बेखटके निरवरोध जीने की मोहलत मिल गई होती, और तुम वह भी लिख पाते जो तुम्हारे द्वारा, केवल तुम्हारे ही द्वारा लिखा जाना अभी शेष था। यूं कोई कम नहीं लिखा है तुमने। जो भी लिखा है तुमने प्रेरणा दीप्त लिखा है। एक दौर वह भी आया जब तुम रात दिन सुबह शाम चित्र 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 बनाते रहते थे। कितने चित्र समाये थे तुम्हारे निद्राहीन आंखों में, मानवीय चरित्रों की, जीवन प्रसंगों की कैसी जटिल और विपुल समृद्धि गड़ी हुई थी तुम्हारे भीतर, तुम्हारी अंतरात्मा में, तुम्हारी स्मृति में। क्या तुम्हारे लिए भी यही कहा जाएगा नवीन? जैसा एक बहुत बड़े अंग्रेजी के एक बहुत बड़े लेखक के लिए कहा जाता, ही टॉक्ड अवे हिज जीनियस। क्या तुम्हारे लिए भी यही कहा जाएगा कि ही टॉक्ड अवे हिज टैलेंट? मैं छेड़ता ही था तुम्हें ये प्रसंग छेड़ करके। क्या तुम्हारे लिए भी यही कहा जाएगा नवीन?
He talked away his talent. तुम्हारा इकलौता कहानी संग्रह इस वक्त मेरे सामने रखा हुआ है। तुम्हारे इकलौते कविता संग्रह की बगल में ही, कविता से भी पहले मेरी भेंट तुम्हारी कहानियों से ही तो हुई थी। क्या मेरा अनुमान सही है नवीन कि अपने लिखे का जतन करने की स्वभाव सिद्ध अक्षमता और असाध्य लापरवाही के बावजूद कम से कम 2 कविता संग्रहों और 2 कहानी संग्रहों की पांडुलिपियां भी तुम्हारे घर में कहीं निश्चय ही पड़ी होंगी। युग के मुहावरे में नहीं रहा, जानकार बोले। कैसे चले आए कविता में? युग के मुहावरे में नहीं रहा, जानकार बोले। कैसे चले आए कविता में? केवल मुहावरा जानकार लोगों की गहरी निगरानी में कैसा विपर्य है, कैसा व्यंग विपर्य है। कविता का रूप धरे निकला केवल मुहावरा, जानकार लोगों की गहरी जानकारी में कविता का रूप धरे निकला। तो जानकार बोले, हाँ तुम अब हो कविता में। जाने से पहले केवल 24 घंटे पहले ही तो मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ था। तुम्हारे कौतुक को, तुम्हारे कुतूहल को शांत करता हुआ। जाने से पूर्व केवल 24 घंटे पूर्व ही तो मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ था, तुम्हारे कौतुक को, कुतूहल को शांत करता हुआ, अपनी दिल्ली यात्रा के संस्मरण सुनाता हुआ। फिर तुम इलाज के लिए मद्रास जाने वाले थे, ये पहले से तय था। तो मद्रास से लौटने के बाद तुम्हारी डेली रूटीन क्या होगी, क्या दिनचर्या होगी तुम्हारे, इसके मंसूबे तुम भी बांटते थे, तुमसे ज्यादा मैं बांटता था। तुम मुस्कुराते सुनते रहे। आते ही ताकीद जो कर दी थी मैंने कि नवीन आज तुम नहीं बोलोगे बिल्कुल। हमें डर लगता था जैसी उसकी हालत थी। बोलने में भी तो ऊर्जा खर्च होती है ना। आते ही ताकीद कर दी थी मैंने कि तुम आज नहीं बोलोगे बिल्कुल, मैं ही बोलूंगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सिर्फ सुनोगे, सिर्फ एकाक्षरी हूं हाँ करोगे बस। जिंदगी में पहली बार मैंने तुम्हें इतना आज्ञाकारी, इतना चुपचाप देखा और उस वक्त तो मैं पुलकित ही होता रहा मन ही मन। लगा जैसे और तमाम वक्त तो मैं तुम्हारे उत्साह का ही संक्रामक झेलता रहा। आज यह कैसा पलटा खा दिया परिस्थिति ने, और बड़ा सुखद पलटा कि अपने उत्साह का, अपने आशावादी उमंग और ऊर्जा का संक्रामक तुम्हें लगता देख रहा हूं। पर 1.5 घंटे बाद तुमसे विदा होकर अपने घर की ओर बढ़ते हुए मुझे एक अव्याख्येय उदासी ने घेर लिया। क्या यह अस्वाभाविक नहीं था? तुम्हारा इतनी देर तक बिना कुछ बोले सिर्फ सुनते रहना, सिर्फ सुनते रहना मुझे। क्यों नहीं बोलने दिया मैंने तुमको, क्यों नहीं बोलने दिया?
अजीब सा भय मेरे भीतर आ समाया, किंतु सिर्फ एक पल को ही। किसे पता था उस पल कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है। पक्षी आसमान में जहां ओझल हुआ, पक्षी आसमान में जहां ओझल हुआ, वहां से देखना है दूर। पक्षी आसमान में जहां ओझल हुआ, वहां से देखना है दूर। जहां छूट गया हूँ वहां मेरा वह एक और जीवन है, उसका समय है। जहाँ छूट गया हूँ वहाँ मेरा वह एक और जीवन है, उसका समय है। वहाँ से देखना है दूर। धन्यवाद।